Emil Durkheim. Emil Durkheim. Born in 1858, and Karl Marx 1818 and died 1883, and I think he died in 1917. Yeah, I'm not sure, maybe क्रॉस चेक कर लीजिएगा इससे। तो 58 है। द सेंट्रल इमाइल दरखाइम जब पैदा हो रहे हैं वो दौर ऐसा है, फ्रांस का है, और फ्रांस के साथ क्या है कि मैंने पहले आपको बताया था कि जर्मन्स जो हैं, द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट was better in German than French. When in that period, when Marx and Durkheim they were lived, जब वो लोग वहाँ पे जीवित थे तो उस दौर में तो जर्मन का इंटेलेक्ट है वो मजबूत था। फ्रांस में जो फ्रेंच है, यहाँ पे क्या था कि इनका जो इंटेलेक्ट का लेवल था, जो इनका लिटरेचर है, जो फिलॉसफी है, उसमें फिलॉसफी हुआ करती थी ज़्यादा, वो थोड़ा सा इनका कमज़ोर है फ्रांस में। लेकिन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट was better than French, बेहतर था, आर्थिक विकास का स्तर अच्छा था। और इसके साथ क्या हो रहा था कि जो जर्मन की फिलॉसफी है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसमें मिसिंग था, कम था, कंपैरेटिवली कम था। जो फ्रांस का जो नॉलेज है, जो फ्रेंच थिंकर्स हैं, जो फ्रांस के विचारक हैं उस दौर में, दे आर मोर प्रैक्टिकल ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बिकॉज अब कोई रिवॉल्यूशन डे वन में तो होती नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। बहुत सारा अनरेस्ट होता है, संतोष होता है जो दौर के साथ इकट्ठा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक जैसे अभी आंदोलन हो रहा है, बच्चे पटरियों पे बैठ गए हैं, रेल की पटरियों पे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो रेडियो पे बैठे सड़कों पे, तो इससे बढ़िया है कि रेल की पटरियों पे बैठा जाए, ऐसा बच्चों का कहना है। तो अब ये जैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं तो इसमें क्या है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है कि एक दिन में नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे साल गुजरे हैं। तो जो भी कुछ होता है एक दिन में नहीं होता, बल्कि एक दौर होता है, एक टाइम सीरीज, लंबा सा दौर है, चलता रहता है, तब होता है। प्रॉब्लम्स धीरे 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 इकट्ठा होकर के बड़ी होती, और वही फ्रांस में हुआ है। इंडस्ट्रियल क्लास है यहाँ पे, वर्किंग क्लास है, वो बड़ा हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं। जर्मन्स मैंने बताया था कि छोटे छोटे हिस्सों में हैं, और मार्क्स वॉज जर्मन, तो उनका जो प्रॉब्लम है, उनके जो सोचने के तरीका है, उसमें जर्मन प्रॉब्लम्स हैं, जर्मन आइडेंटिटी है, जर्मन नेशनलिज्म है। फिर वो धीरे धीरे हट करके एक क्या देते हैं, स्टेटलेस हो जाएगा कम्युनिज्म के थिंक में आकर के, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उनका वहीं से है थॉट का। और डर्कहाइम जब फ्रांस में पैदा होते हैं तो वो इन्वायरमेंट उन्हें बना रहा होता है, तो वो उनकी जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं जो थॉट के हैं वो फ्रेंच हैं। और ये जो दौर आ चुका है इसमें वो चूंकि मुल्क सटे हुए हैं तो नॉलेज बहुत सारा जो है आपस में लिया दिया जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब जो ये दौर फ्रांस का है और तो जर्मनी का है,
They are the least developed in compared to Germany and Britain, and their working population is increasing. आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रांस. तो जो फ्रांस की कार्यशील जनसंख्या है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, वे बढ़ रहे हैं. फ्रांस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रही ज़्यादा है. और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसी समय ये 28 मिलियन थी, और उसके बाद ये और तेजी से बढ़ती चली गई. ग्रोथ मैंने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले 2% जीडीपी ग्रोथ एवरेज रहा फ्रांस का, सिर्फ कोल इंडस्ट्री में 6% रहा, लेकिन इसके बाद तेजी से बढ़ने लगा. और इसी के बाद का दौर है जब कुछ लीडरशिप पैदा होगी. फ्रांस में बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, कुछ उसको हल करने के लिए बड़े लोग पैदा हो जाते हैं. आई थिंक नेपोलियन वॉज, मुझे लगता है सर उसी दौर का है, आई एम नॉट श्योर. तो लेकिन वो लोग जो है उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर पा रहे हैं. तो जब समस्या ही है, उसका कोई सलूशन नहीं है, जिसके लिए लगता है कि ऐसा कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगी, समस्या का हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. तो एक बहुत बड़ी डिबेट है. जो सोसाइटी है वो लोग उसमें बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. एनोमी बोलते हैं हम, विचलन बोलते हैं. जब लोग एकदम से अलग से हो जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस कोई मतलब नहीं होता, वो टूटते रहते हैं. पॉवर्टी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो गरीबी का स्तर बहुत बढ़ जाता है. तो वो सब कुछ फ्रांस में भी हो रहा है. फ्रांस में और बड़े पैमाने पे हो रहा है क्योंकि बाद में पैदा हो रहे हैं, और फ्रांस ज़्यादा औद्योगिक रूप से इंडस्ट्री के लेवल पे ज़्यादा डेवलप है. डिवीज़न ऑफ लेबर एक इनकी किताब है, हमारे सिलेबस में है डर्कहाइम का. तो जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ थिंकिंग ऑफ डर्कहाइम है वो ये है कि वाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वाई वी आर नॉट able to, है ना, able to solve the problems. और इसके पीछे समस्या को हल करने में हम सक्षम क्यों नहीं हैं. डर्कहाइम was thinking at that time why we are not able to. इसके लिए क्या करते हैं कि जो पहले का जो नॉलेज है, पहले का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उस पर रीथिंक करने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू रीथिंक अबाउट द प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज. और डर्कहाइम ये कहते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हम ध्यान से देख रहे हैं कि दे आर the social problems, they are the economic problems. There is too much of the poverty and too much economy. The peoples are dying. लोग मर रहे हैं और वे सुसाइड कर रहे हैं. गरीबी बहुत ज़्यादा है, समस्या बहुत ज़्यादा है, फैमिली इश्यूज बहुत ख़तरनाक लेवल पे हैं, बहुत सारी चीज़ों में है. तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और दुनिया भर का है, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो थे वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. और ये बात इनके पहले भी लोग कर चुके थे, थोड़ा बहुत ये कर रहे थे. तो इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है जिसको हमने एथिक्स कहा, जिसको हमने नैतिकता कहा, और फिर हमने कहा कि एथिक्स क्या है. व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स है जो सोसाइटी में गुड और बैड को बताती है, जो हमारे बीच में अच्छा क्या है, मेरी जिंदगी में अच्छा क्या है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. तो डर्कहाइम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर
ethical actually. And what is ethics in the Durkheimian view? The study of morality. The study of morality. Morality मतलब नीति शास्त्र, एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र हो गया और मोरल का मतलब नैतिकता हो गया। तो नीति शास्त्र क्या है? नैतिकता का अध्ययन है, दरखाइमियन व्यू। देखिए, तो दरखाइम कहते हैं कि इस दौर की प्रॉब्लम ये है कि हम एथिकल इश्यूज हैं वो, क्योंकि लोग अच्छे बुरे को समझ ही नहीं रहे हैं, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, दे ऑल आर कंफ्यूज्ड एक्चुअली, वे सब भ्रमित हैं और परेशान हैं। तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है उनके पास, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। दैट्स वाई कि एवरीवन ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट टू अदर्स, हर इंसान कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे का शोषण कर ले। एवरीवन ट्राइंग फॉर द एक्यूमुलेटिंग ऑफ मनी, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं पैसा किस तरीके से इकट्ठा कर लूं। सो प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली एथिकल, बट ethics is not a subject matter of philosophy. ये दरखीम कह रहे हैं कि जो एथिक्स है वो फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक नया, यहाँ इट्स अ मैटर ऑफ सोसाइटी एंड देयर इज अ नीड ऑफ न्यू अप्रोच। तो एथिक्स इज अ सोशियोलॉजिकल मैटर। जो नैतिकता है वो समाजशास्त्री है, वो सोसाइटी का हिस्सा है। और उस दौर में क्या है कि चूंकि जिस दौर में ये लोग पैदा हुए हैं, आज हमारे लिए बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उसके पहले क्या है कि फिलोसफर्स क्या कर रहे हैं कि वे व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड एक अजीब सी रीजनिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट, दे आर पुटिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग विच इज द मोस्ट रीजनेबल, जिसमें सबसे ज़्यादा रीजनेबल हो वो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौर के जो दार्शनिक लोग हैं हर चीज़ में तर्क कर रहे हैं, ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है ऐसा है। तो आप जिस दुनिया की बात कर रहे हो, जिस अप्रोच की बात कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, चाहे वो यूटिलिटी वालों का मैटर है, यूटिलिटेरियनिज्म की मैटर हो, और वो आपका जितने भी उस तरह के हम देखेंगे, कांत वगैरह का मैटर हो, इमैनुअल कांत वगैरह का मैटर हो, या हम उनको डियोंटोलॉजिस्ट बोल देते हैं, या हम जितनी भी तरह की एथिक्स की बात करेंगे, जो थियरिस्ट की बात करेंगे, जिस तरह की नैतिकता की बात करेंगे, वे सारे लोग करते हैं। दे आर फ्यू पीपल्स, वो आप दे कॉल्ड हिम फिलोसफर्स, खुद को फिलोसफर्स बुलाते हैं, और दे आर एक्चुअली आर्म चेयर थिंकर्स, कुर्सी बैठ जा रहे हैं, और वो ये व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट दे आर थिंकिंग। एंड उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ फिर रिजल्ट निकालते हैं, कुछ सोचते हैं सही क्या है गलत क्या है, कुछ विचार लाते हैं, और फिर उसको लाते हैं और फिर उसको जो है क्या किया लोगों पे लागू किया जाता है। कुछ लोग डिस्कस करके कर रहे हैं। दरखीम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, कहते हैं इसका फायदा है, ठीक है, वो कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं हमको, उनसे हम जो चीज़ लागू कर रहे हैं, जो नियम लगा रहे हैं, जिस तरह की इकॉनमी हम फॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था हम बना रहे हैं, इस टाइप ऑफ इकॉनमी वी आर फॉर्मिंग, तो जो बना रहे हैं विच टाइप ऑफ मॉडल्स व्हाट वी आर अडॉप्टिंग एट दैट टाइम, ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट, कि हम किस तरह के मॉडल्स को अपना रहे हैं। जैसे आज हम बोलते हैं कि हमने उदारीकरण अपना रखा है, लिबरलाइजेशन को हमने ऑप्ट कर लिया है, प्राइवेटाइजेशन को ऑप्ट कर लिया है। उस दौर में जिस तरह की आर्थिक नीतियों को अपनाया जा रहा है, जिस तरह के कानूनों को अपनाया जा रहा है, जिस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको डिज़ाइन किया जा रहा है, दे आर एक्चुअली इनसफिशिएंट।
एंड दे आर द, उनके कारण क्या हो रहा है कि समस्या जो है वो विकराल हो रही है। तो डकहाइम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ना इस व्यू को पलटो। ऐसे नहीं देखा जाता है कि रीजन आपने से प्रोड्यूस किया और उसके बाद आपने सोसाइटी पे लागू कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि जब आप बाकी लोगों को ध्यान से देखोगे समझोगे तो ये रूल्स, एक तो पहले तो ये है कि एक तरह का कोई रूल नहीं है, एक तरह का रेगुलेशन नहीं है। जिसको आपने कल्चर कहा है, जिसको आपने संस्कृति कह देते हैं, जिसको आप बिलीफ कह देते हो, जिसको आप रिलीजन कह देते हो, एवरीथिंग इज सोशल, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। ये समाज का उत्पादन है, लोग इसे बनाते हैं। और जिस निगाह से हम उस चीज को देख रहे हैं वो वैसा है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि मैं कानून से को समझ रहा हूं और मैं व्यवस्था में हूं और मैं चल रहा हूं, आई एम अ रेशनल पर्सन, आई एम थिंकिंग। और जो, लेकिन असल में ऐसा है नहीं कुछ। तो ये पहले हमारी ये समझ नहीं थी कि सोशल फोर्सेस इतनी मजबूत होती हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस इतनी मजबूत होती हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस इतनी मजबूत होती हैं कि वे असल में हमको बाहर से प्रेस करती हैं कि ऐसा ही करो। आज हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ पहले नहीं समझ पाया करते थे। तो दखाई में चीज़ बता रहे हैं कि एथिक्स सब्जेक्ट मैटर का सब्जेक्ट मैटर सोसाइटी होना चाहिए, और नैतिकता जो है वो समाज की पैदाइश है, वो बहुत तर्क का नहीं विषय है। तो अगर आपको एथिक्स को समझना है तो तुम समाज की, सोसाइटी की स्टडी करो, उसके लिए कुछ मेथड्स बनाओ कि हाउ सोशल फोर्सेस आर वर्किंग, हाउ दे आर इन्फोर्सिंग टू एनी पर्सन टू एक्ट इन अ फिक्स्ड मैनर, फिक्स्ड वे। तो कैसे सामाजिक शक्तियां काम कर रही हैं, कैसे वो एक इंसान को मजबूर कर रही हैं, कैसे वो खास डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये अप्रोच जो है डकहाइम का, ये एकदम से उल्टा है। और ऐसा नहीं कि डकहाइम इस बात को कह रहे हैं, डकहाइम और लोगों से प्रभावित हैं। हमारे नोट्स में शेफले का नाम होगा और रेनोवियर वगैरह हैं, इसमें शायद नाम ना हो, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। हम बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी बातों को करेंगे, देखेंगे अभी, तो थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी हमारी बढ़नी शुरू होगी कि एथिक्स जो है वो सोशल कैसा है। आज भी जब हमें एथिक्स का चौथा पेपर पढ़ाया जा रहा है तो दिक्कत ये है कि देयर आर सम फिलोसफर्स, वो कुछ फिलॉसफी लेकर के चले आ रहे हैं और उसको ऊपर से पुट किया जाता है। जैसे किसी ने जो है हमें, जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा इसका एप्लीकेशन ले आता हूँ, थोड़ा सा उसको देखते हैं कि हमें सोशल जस्टिस पढ़ाया गया। जब हमें सोशल जस्टिस पढ़ाया गया तो हमें बताया गया है कि देयर इज़ अ थिंकर, एक विचारक हैं, एंड हिज नेम इज़ जॉन रॉल्स, उनका नाम जॉन रॉल्स है। तो रॉल्स ने एक बहुत बड़ी थियरी दे दी, ऐसा हमें बताया गया, और हम सब को लगता है कि क्या बात बता दी रॉल्स ने। लेकिन एक्चुअली रॉल्स ने कुछ भी नहीं बताया है। जब आप और ध्यान से पढ़ोगे तो जो दुनिया है अभी, जिस मॉडल पे हम चल रहे हैं, उसी को रेशलाइज कर दिया है, वही बात बता दी कि आप, उन्होंने कह दिया कि ऐसे एक इमेजिन कर लो, एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, एक ऐसा झीना पर्दा है, हम एक ऐसी दुनिया में आए, ले आया जाए हमें, और जहाँ हम कुछ ना जानते हो एक दूसरे के बारे में, और अज्ञानता का पर्दा हो, तो वहाँ पे हम कैसा कॉन्ट्रैक्ट एक बनाएंगे आपस में। तो फिर हम कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जब ऐसी दुनिया की बात हमसे कर ली जाती है तो हम कहते हैं कि भाई हम उसमें मेरिटोक्रेसी रखेंगे, जो बढ़िया है वो बड़ी जगह रहेगा, जो ज़्यादा हुनरमंद है वो बड़ी जगह आएगा। क्योंकि हम एक परिवार की कल्पना करें, परिवार में जो ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है, ज़्यादा पैसा कमा सकता है, वो काम करेगा, और उसके लिए अगर उसको कुछ फ़ायदा दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, तो दे ऑल आर अलाउड, क्योंकि उससे परिवार में पैसा आएगा, हम सब पाले जाएंगे। ऐसा फिर परिवार में चूंकि ऐसा ना हो कि अब पता लगा कोई कमाने जा रहा है, उसको कॉलर पकड़ के उसको पीट डाला छोटे भाइयों ने मिल करके,
तो छोटे भाइयों को पिताजी डंडा लेकर के पीट सकें, इसलिए देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो वन इक्वालिटी इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ द मेरिटोक्रेसी, एंड सेकेंड वन इज द प्रोड्यूस ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द दिस इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट वन को मेंटेन करने के लिए दूसरा पैदा हो रहा है, क्योंकि राजतंत्र, अब इसको देश पे लागू करो तो जो प्रधानमंत्री हैं, राजतंत्र हैं, सब हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि ये उस उद्यमी को जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको संभाले। और इन दोनों का मकसद क्या है? अगर इन दोनों का मकसद क्या है कि जो सबसे कमजोर लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। मतलब जब उद्यमी बहुत सारा पैसा ले तो उससे टैक्स वैक्स लेके गरीब को भी कुछ पहुंचाओ, तो उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आए, तो ओवरऑल हैप्पीनेस जो है वो बढ़नी चाहिए। तो जैसे परिवार में पिताजी लठ लेके पीटे और भाई साहब को कमाने दिए या बड़ी बहन कमाने दिए, वो पैसा कमा के लाई, तो ये नहीं कि बड़ी बहन अपना खा ले, बल्कि घर वालों को पाले, ये उस पैसे से, उस प्रोडक्शन से उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द पुअर होना चाहिए, गरीबों की और कमजोरों की ओर उन्मुख होना चाहिए, पूरा घर चलना चाहिए। अब ये कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन जब बहुत ध्यान से इसको हमने देखा तो ये जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी सोसाइटी में जो घट रहा है, हमारे बीच में, जो हमारे बीच में हमारे परिवार में चल रहा है, उसके बियॉन्ड कोई बहुत बड़ी बात कही जा रही थी, बल्कि एक्चुअल में ये हो रहा है हमारे घरों में। हमारे घर में जो पैसा कमा रहा होता है, उसको अगर उसको कोई बोलेगा तो घर के बड़े बुजुर्ग दूसरे को डांट देंगे, कुछ कर देंगे, खुद तो कुछ करता ना, निठल्ला बैठा है, जो कमा रहा है छोरा हमारा उसको रोक रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मतलब वो कुछ पुट करेंगे, बोलेंगे आपको। अब क्या हो जाता है कि ऐसा ही वो दौर है, ऐसा ही वो दौर है जब हम नंबर ऑफ थिंकर्स, फिलोसफर्स को देखते हैं तो कुछ हमें समझ में आता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है। जैसे हमें इसके पहले एक थिंकर मिल जाएंगे, जॉन लॉक। अब वो पोल साइंस वाले पढ़ाते हैं, हमें यहाँ जानना होगा, इसलिए सोशियोलॉजी एथिक्स में बहुत काम आने वाली, क्योंकि ये एथिक्स के थिंकर ही हैं। मार्क्स एथिक्स में काम आ ही रहे थे, ये इसमें काम आ ही रहे हैं। अब वेबर खुद प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो एथिक्स में आएंगे, तो इवन मीड वगैरह सारे आएंगे, तो वो हम देखेंगे कि वो सोशियोलॉजी का सच का मैटर है कि वो जो पढ़ाया जा रहा है फिलॉसफी में वहां से मैटर है। ये तो दुर्खीम से जाके पूछें, दरखामियन की पूरी एक सीरीज है जो कॉर्पोरेट एथिक्स वगैरह पे है, दुनिया के रिसर्च पेपर हैं, वो सब इसी पे हैं, हम उसको सबको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो अच्छा बुरा हमें बताया जा रहा है कि कैसे हम डिसाइड करें, क्योंकि हम उन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं जिन्हें हमें छूट मिलती है।